कक्षा अष्टम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग जो हमारी पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसके अंतर्गत जो हमारा पाठ है तलाश, वह हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग भारत के अतीत की झांकी पढ़ रहे थे। भारत के अतीत की झांकी। तो आज जहाँ मैंने पाठ को समाप्त किया था वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप लोग पेज नंबर 5 जो हमारी पृष्ठ संख्या है पंचम, उसको निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलाते हुए समझिए। हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता है, वह 5000 वर्ष से भी पुरानी है। सोचिए, यह कोई छोटा मोटा समय नहीं है, यह बहुत ही लंबा अंतराल है और इसके अंतर्गत न जाने कितनी ही सभ्यताएं आई और नष्ट हो गई, लेकिन जो भारत की सभ्यता है वह अभी भी बची हुई है। तो हमारी सभ्यता 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। अब आपके मन में आएगा एक प्रश्न कि सर ठेठ क्या होता है। जैसे यहाँ पे शब्द दिया हो ठेठ भारतीयपन, तो विशुद्ध रूप से अर्थात अपने मूल रूप से जो विद्यमान है उसी को कहते हैं ठेठ। तो ठेठ भारतीयपन का मतलब है विशुद्ध रूप से। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की सभ्यता का आधार यही है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, यह आश्चर्य का विषय है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि यह तो आश्चर्य का विषय है कि एक सभ्यता इतने लंबे अंतराल से बनी रहे, इसमें आश्चर्य होता है। उससे भी कुछ अधिक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सभ्यता अपने, अगर हम कहेंगे कि उसी रूप में विद्यमान है एकदम हूबहू, तो यह सही नहीं होगा। हमारी सभ्यता क्या है, निरंतर परिवर्तनशील रही है, अर्थात इसने समयानुसार अपने को ढाल लिया है। हमारे बचे रहने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम भारतीय समय अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। इसी कारण भारतीय सभ्यता आज तक निरंतर बनी हुई है। क्यों? लेखक वही कह रहे हैं कि यह परिवर्तनशील रही है, अर्थात इसने परिवर्तन को नकारा नहीं कि नहीं हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, यह ऐसा नहीं करती। यह परिवर्तन को स्वीकार करती है क्योंकि परिवर्तन समय की आवश्यकता होती है और समय को ध्यान में रखकर अपने आप में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, और उसी कारण यह आज तक विकासमान रही है। इसके समानांतर जो सभ्यताएं थी, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से इसका बराबर निकटतम संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। वह मजबूती का रहस्य क्या है? इस मजबूती का रहस्य क्या है कि भारत की जो सभ्यता रही है वह अपने समानांतर सभ्यताओं से, जो सभ्यताएं इसके साथ विकसित हुई थी, सबको इसने प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुई। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल दूसरों को ही प्रभावित करें, हम स्वयं भी दूसरों से प्रभावित होते हैं, यह सामान्य सी बात है। फिर भी यह बनी रही, प्रभावित होकर भी यह इतनी मजबूती से खड़ी रही कि नष्ट नहीं हुई। तो इसका रहस्य क्या है? कौन सी वो शक्ति है जिसके कारण यह सभ्यता निरंतर बनी हुई है? मैंने भारत का इतिहास
और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा, मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि से गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। अर्थात बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे देश में इस सभ्यता का अध्ययन करने, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए निरंतर आते रहे हैं। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रहा। अर्थात हिमालय हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। यही लेखक कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में, उसकी दंत कथाओं के बारे में, उसकी मान्यताओं, जो पुरानी विचारधाराएं हैं, पुरानी मान्यताएं, उसके बारे में मैं सोचता रहा, जिसका निकटतम संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। अर्थात पंडित नेहरू कहाँ के थे? कश्मीर के थे। वे कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। हम लोग जानते हैं हमारी सारी अधिकतर नदियाँ, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उसमें वह कहाँ से निकली हैं? पहाड़ों से, हिमालय से निकली हैं। कुछ और हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे गोदावरी वगैरह, वह दक्षिण भारत के पहाड़ों से निकलती हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, जिसमें गंगा का विशेष स्थान है, सिंधु का विशेष स्थान है, ब्रह्मपुत्र का है, गंडक, बहुत सी नदियां हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उनसे निकलने वाली नदियां आकर्षित करती हैं। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, तो इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया या हिंदुस्तान, और जिसे पार कर हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफ़िले और फौजें आती रही हैं। किसको पार करके? सिंधु नदी को पार करके ये हमारे देश में आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बना बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसका हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। अर्थात भारत के इतिहास में, उसकी संस्कृति में गंगा रची बसी है। हम गंगा को अलग करके इतिहास को और संस्कृति को नहीं देख सकते। गंगा के ही तटों पर हमारी कितनी ही कहानियाँ, कितने ही नगर बसे हुए हैं, जिसने इस सभ्यता को समृद्ध किया है, इस संस्कृति को समृद्ध किया है। तो आज इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।